नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ चंदन सिंह। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई है। कोई इसे अरविंद केजरीवाल के अहंकार की हार बता रहा है तो कोई दिल्ली की हार का ठीकरा कांग्रेस के सिर पर फोड़ रहा है, जबकि कई चेहरे ऐसे हैं जो ये कहने से भी नहीं चूक रहे कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़ते तो नतीजे कुछ और होते। जबकि सच्चाई तो यह है कि दिल्ली में जनता ने बदलाव के लिए वोट किया और रिजल्ट बीजेपी के फेवर में आया। हालांकि यह बात तो साफ हो गई है कि किसी एक पार्टी के पास इतना दमखम बाकी नहीं बचा है कि बीजेपी को अकेले परास्त कर सके, क्योंकि बीजेपी के साथ आरएसएस का संगठन है, पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा है और अमित शाह जैसे रणनीतिकार हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ जैसे फायर ब्रांड दिग्गजों की लंबी फौज है और इसी फौज ने पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और अब दिल्ली में बीजेपी को शानदार जीत दिलाई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बैसाखी के बिना विपक्ष जीत नहीं सकता या फिर आपस में बटेंगे तो हारते रहेंगे। इन तमाम मुद्दों पर बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि दिल्ली की हार से विपक्षी एकता पर सवाल उठ रहे हैं। बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक सवाल तो यह भी है कि क्या विपक्षी दल अकेले बीजेपी से लड़ पाएंगे। बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आते तो शायद नतीजे कुछ और हो सकते थे और ये वोट परसेंटेज कहता है। और बहस अहम इसलिए भी है क्योंकि आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ने में कामयाब रही है कांग्रेस, और कहीं ना कहीं कांग्रेस अंदर खाने खुश भी होगी इस चीज को लेकर कि आम आदमी पार्टी को वो हराने में कामयाब रही। इन तमाम मुद्दों पर ताल ठोकेंगे और अपने साथ मौजूद मेहमानों से सवाल भी पूछेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की जिम्मेदारी है कि बैठकर सीट शेयरिंग या क्या करना है क्या नहीं करना उस बारे में बात करनी चाहिए थी एक दूसरे के साथ। आपने अलग अलग चुनाव लड़के दोनों हार गए। दोनों पार्टी अपने अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ही कांग्रेस के सारे वोट लेकर पार्टी बनी थी, तो अब ये उनको तय करना है कि उनको कैसे अपने पैरों पर खड़ा होना है। इंडिया अलायंस की पार्टी अगर ये समझते हैं कि एक साथ मिल के करेंगे तभी चलेगा और सब अपना ईगो पर खड़े रहेंगे तो दिल्ली जैसा रिजल्ट ऐसा ही होगा। इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। हम और आप लोग अपनी कई बार हार से बहुत कुछ सीखते हैं। कांग्रेस ने मना नहीं किया था, बल्कि केजरीवाल ने ही मना किया। उसने कहा आई विल गो ऑन माय ओन। मैं समझता हूँ कि अगले बार बीजेपी और कांग्रेस का ही टक्कर होना चाहिए। आम आदमी पार्टी कोई आइडियोलॉजिकल नहीं है, लो दो की बात है। अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहें? झूठे वादे, शीश महल में रहना, यमुना को लेके क्या बयानबाजी किया है। इंडिया अलायंस की बात करें तो क्या बचा है इस अलायंस का? सिर्फ मतभेद, झगड़ा। लगभग 26 साल बाद जो है बीजेपी सरकार में वापस पुनः आई, तो उम्मीद है कि जुमलेबाजी तक ही सीमित ना रहे। हम पहले से समाज के बारे में सोचते थे, लेकिन पॉलिटिक्स में आ गए। पैसा के लिए शराब दुकान के सोचने लगा, वो गलत है। तो ताल ठोक के इस डिबेट में हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी हमारे साथ हैं, धर्मेंद्र भारद्वाज हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, हमसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता अर्शप्रीत खड़ियाल, अनंत विजय जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, फराज किदवई हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, शुभांकर भट्टाचार्य हैं राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र भारद्वाज जी के पास जाना चाहूंगा। धर्मेंद्र जी, क्या आम आदमी पार्टी यही मानती है कि अगर कांग्रेस के साथ लड़े होते तो हार ना होती, दिल्ली की सत्ता पर इंडिया गठबंधन काबिज होता? नहीं, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आम आदमी पार्टी पिछले 3 बार से हम सरकार बनाते आ रहे थे। हमारी 2012 में पार्टी बनी थी और पहली बार 6 महीने पुरानी पार्टी ने 15 साल से शासित कांग्रेस को उखाड़ फेंका था। 28 सीटें हमने पहले चुनाव में जीती थी, ठीक है, और उसके बाद 2015 में 70 में से 67, 2020 में 70 में से 62। आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही थी।
हमने काम भी बहुत अच्छा करा, लेकिन दिल्ली के लोगों का जनादेश है, हम दिल्ली तो के फिर लोगों लोग के ये जनादेश क्यों का कह रहे मंदिर का हैं सम्मान आपकी करते ओर हैं। से? घरेंद्र जी, जब आप लोग इतने मजबूत थे तो फिर ये क्यों कह रहे थे कि कांग्रेस और बीजेपी की मिलीभगत है, कांग्रेस बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है? ऐसा क्यों था? देखिए, कांग्रेस अपना चुनाव लड़ रही थी, हम अपना चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, कांग्रेस स्वतंत्र है कहीं पे भी चुनाव लड़ने के, और हम भी स्वतंत्र हैं। हमने हरियाणा में लड़ा, हमने गोवा में लड़ा, हमने पंजाब में लड़ा, सब जगह लड़ा। कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजी है, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस का अपना काम है चुनाव लड़ना, ये बहुत अच्छी बात है। फराज कीद भाई साहब, फिर जो है दूसरी पार्टियां, गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो लोकसभा के दौरान बना था, वो क्यों ज्ञान दे रही है आम आदमी पार्टी को? आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई सभी स्वतंत्र है लड़ने के लिए अलग अलग, इंडिया गठबंधन तो लोकसभा के लिए बना था। नहीं, इंडिया में देखिए चंदन जी, इंडिया गठबंधन एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को देख के घरेंद्र जी, ये सवाल मेरा फराज किदवई साहब से था। एक ही उद्देश्य। घरेंद्र जी, ये सवाल मेरा फराज किदवई साहब से था। मैं भी जी आऊंगा सर, आपके पास भी लौटूंगा। इसमें 10 सेकंड अपनी बात कह दूं, मैं भी 10 सेकंड। ठीक है, जल्दी से क्विकली रैप कीजिए आप। हाँ, देखिए, मैंने आपको कहा कि इंडिया गठबंधन जब बना था वो एक पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को देख के बना था। ठीक है। कि जिस तरीके से लगातार मोदी सरकार लोकतंत्र और संविधान का गला दबा रही थी, जिस तरीके से डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशन को कुचला जा रहा था, जिस तरीके से एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा था, चुनाव खत्म हो गया सर, को रोकने चुनाव खत्म हो गया। देश के राजनीतिक दलों ने एक गठबंधन बनाया था, इंडिया गठबंधन। ठीक है। और हमने मिलकर चुनाव लड़ा, जो 400 की बात करने वाली बीजेपी को 240 में रोक दिया। हालांकि दिल्ली में जो है उसका असर नहीं दिखा था। फराज किदवई साहब, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, तो दूसरी पार्टियां, शिवसेना उद्धव ठाकरे की ओर से, लेफ्ट पार्टियों की ओर से और तमाम दूसरी पार्टियों की ओर से क्यों नसीहत दी जा रही है? वो लोग तो आपस में स्वतंत्र है लड़ने के लिए। देखिए चंदन जी, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है, अभी आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी एक स्टेटमेंट सुनाया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये बोल रहे थे कि अगर मान लीजिए हमको इन चुनाव में हार मिली है तो उससे हम सीख करके आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने हमेशा एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स की है जी, लेकिन यहां पर जहां तक रही बात गठबंधन की, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। ठीक है। जिसने, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अनुप्रिया पटेल से लेकर के ओम प्रकाश राजभर तक, और ओम प्रकाश राजभर जी से लेकर के संजय निषाद, ये सब छोटी छोटी पार्टीज हैं, पूरा इनका सम्मान है, लेकिन उनसे भी गठबंधन किया। तो हमको यह देखना पड़ेगा कि, और इसमें सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की आ जाती है कि हरियाणा में हमारे साथी ने जीता हुआ चुनाव प्लेट में सजा करके भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। ठीक है। यही काम मध्य प्रदेश में हुआ कि कांग्रेस वहां पर चुनाव जीत गई थी, मगर कमलनाथ जी ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि वोटों का डिवीजन हुआ और वहां पर कांग्रेस हार गई। ठीक है। अगर आपने एज एन एल्डर ब्रदर नीतीश जी को अच्छे से हैंडल किया होता तो प्रधानमंत्री आज लीडर ऑफ अपोजिशन होते। सारी जो है कुर्बानियां कांग्रेस ही दे, ये चाहती है राजनीति, जो क्षेत्रीय पार्टियां वो चाहती हैं कि सारी जो है कुर्बानी कांग्रेस ही दे, अपनी जो गंवाई हुई जमीन है उसको वापस हासिल करने की कोशिश ना करे, और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी जूनियर पार्टनर के तौर पर अपने आप को स्वीकार कर ले। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा। लेकिन प्रदीप भंडारी, अगर बात की जाए बीजेपी को रोकने के नाम पर, जाने कितने दशक से विपक्षी पार्टियां साथ आती रही हैं, लेकिन बीजेपी साल दर साल मजबूत होती गई, लेकिन क्या डर लगता है कि इस दिल्ली के नतीजों के बाद अब जनता पार्टी जैसा कोई जो है तरीका निकाला जा सकता है, फॉर्मूला निकाला जा सकता है, या फिर संयुक्त मोर्चा जैसा कोई फॉर्मूला निकाला जा सकता है कि सभी विपक्षी पार्टियां एक हो जाएं और पूरी तरह से बीजेपी को बाहर रहने पर फोकस किया जाए? चंदन जी, जितनी कोशिश ये कर ले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकास की राजनीति करते हैं और उनका कनेक्शन डायरेक्टली देश के गरीब और जनमानस के साथ में है, वो पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं। ये सब एक्सपेरिमेंट्स करे जा चुके। मैं 2 उदाहरण के साथ आपको करूंगा। याद करिए, समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ में आई थी 2019 लोकसभा चुनाव में। क्या कह रहे थे एनालिस्ट कि भाई भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा उत्तर प्रदेश से साफ हो जाएगा। नतीजा क्या निकला? हमारा 2014 में 42% का वोट शेयर था, वो बढ़कर 49% हो गया। मतलब हमारा जनादेश बढ़ा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लोकसभा में साथ में आए, दिल्ली में क्या नतीजा निकला? 0 सीट दोनों की आई। और अब अगर साथ अलग भी लड़े तब भी जाके कांग्रेस की 0 सीट आई और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जनादेश हुआ। लेकिन सबके सब लोगों को जनता विरोधी अलायंस के रूप में देखती है। साथ में आए नहीं आए, जनता मोदी जी के साथ में। 37 सीटें जो यहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने से मिली थी इंडिया गठबंधन को, यह बड़ा इनका हौसला बढ़ाती है जो इंडिया गठबंधन के। चंदन जी, मैं उसमें इसलिए डिसएग्री करना चाहता हूं क्योंकि उस वक्त इनने एक फेक न्यूज चलाई
आई थी संविधान पर, जिस फेक न्यूज को जनता ने हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में जवाब दिया। जी, अर्शप्रीत खड़ियाल जी, आप बहस में जुड़े उससे पहले ये निकल कर आ रहा है निष्कर्ष कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, कांग्रेस को छोटी पार्टियां जो हैं उनको एडजस्ट करना चाहिए, जिम्मेदारी आप लोगों की है, दिल्ली में हार का ठीकरा आप पर फूटता है। देखिए, ऐसा है, सबसे बड़ा सेटबैक अगर इस इलेक्शन में किसी को लगा है तो वो आम आदमी पार्टी है। उसके 3 मुख्य कारण है। एक तो दिल्ली से इनकी राजनीति शुरू हुई थी, इनकी सरकार थी और इनकी हाईकमान इलेक्शन कंटेस्ट करी थी। अब आम आदमी पार्टी के लिए दी एंड हो चुका है, टाटा बाय बाय हो चुका है दिल्ली में। अब इसके बाद बारी है पंजाब की भी। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी ने 13-0 कहा था, 3 पे खत्म हो गए थे, बीजेपी 0 पे हो गई थी और बायपुर में भी बीजेपी 0 हो गई थी। अब इसके बाद आम आदमी पार्टी को मैं कहूंगा अपने आप को नेशनल पार्टी नहीं, रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी कहना शुरू कर दो और 27 के बाद आप वो भी नहीं कह पाएंगे। ठीक है। और दूसरी बात यह, आम आदमी पार्टी का जो पंजाब यूनिट है ना, भगवंत मान साहब, उनकी जो सरकार है वहां पे वो बहुत खुश है रिजल्ट के साथ। ठीक है। क्योंकि दिल्ली की इंटरफेरेंस बहुत थी पंजाब के पॉलिटिकल अफेयर्स में, लेकिन भगवंत मान साहब नाखुश हैं क्योंकि अब उनकी कुर्सी पे केजरीवाल साहब की आंख है। एक चीज कहूंगा, जो पंजाब आम आदमी का पार्टी के प्रधान है अमन अरोड़ा साहब, उन्होंने हाल ही में बयान दिया है कि जो सीएम चेहरा है वो जरूरी नहीं कि सिख ही हो, वो ठीक है। गणेंद्र भारद्वाज जी, गणेंद्र भारद्वाज जी, कांग्रेस की ओर से रिबटल आ रहा है, जवाबी हमला आ रहा है, जवाब दीजिए। देखिए चंदन जी, कल दिल्ली के चुनावों के नतीजे आए हैं। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को 43.68% वोट दिए। क्या बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी का घमंड, गणेंद्र जी, आज आपको जी न्यूज पे दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट आ रहे, 52 करोड़ का अपना शीश महल के बाहर से देखोगे तो समझ में आएगा हुआ क्या। मनीष सिसोदिया आ रहे, आपके सौरभ भारद्वाज अपनी सीट आ रहे, 20% से आपका 2013-15 के वोट शेयर कम हुआ और अभी भी आपको घमंड इतना 24 घंटे में इतने 24 घंटे आप जो है दिल्ली को सिर्फ गाली बकते गए, गाली बकते गए, गाली बकते गए, दिल्ली को साफ पीने का पानी नहीं दिया आपने। 52 करोड़ के भ्रष्टाचारी शीश महल, स्टीम, सोना और प्राइवेट मिनी बार में घूमते रहे आप लोग। आप लोग अपनी प्राइवेट मिनी बार और स्टीम, सोना से बाहर निकलेंगे तो आपको दिल्ली की जनता के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। बात भी नहीं सुनोगे। ठीक है गणेंद्र भारद्वाज जी, मैं आपको अलग से 1 मिनट दे रहा हूं, 1 मिनट में बात अपनी आप पूरी कीजिए, दोनों को जवाब दीजिए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों को आप जवाब दीजिए। 1 मिनट में आपको दे रहा हूं, कोई इसमें डिस्टर्ब आपको नहीं करेगा। बोलिए सर। चंदन जी 1 मिनट आपको मैं दे रहा हूं अनइंटरप्टेड। चंदन जी, दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को 43.6% वोट दिए और भारतीय जनता पार्टी को 45.6%। मात्र 2% का फर्क है भारतीय जनता पार्टी और हमारे वोट शेयर में। दिल्ली के लोगों ने हमें भरपूर वोट दिया है, भरपूर प्यार दिया। 10 साल हमने ईमानदारी से सरकार चलाई, 10 साल ईमानदारी से लोगों की सेवा करी। लोगों के जनादेश का हम स्वागत करते हैं, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वायदे दिल्ली के लोगों से करे हैं उन वायदों को पूरा करे। 500 रुपए में सिलेंडर हर घर को मिले, 2500 रुपए हर महिला के खाते में अगले महीने से आने शुरू हो जाए। जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में वायदे करे थे सारे वायदे पूरे करे, दिल्ली के लोगों के काम करे। हमने जो स्कूल बनाए थे उन स्कूलों को किसी प्राइवेट आदमी को ना बेचे, हमने जो अस्पताल बनाए थे किसी अडानी अंबानी को ना बेचे, किस मोहल्ला क्लिनिक किसी अंबानी अडानी को ना बेचे, झुग्गी झोपड़ी तोड़ के किसी अडानी को धरावी की तरह प्रोजेक्ट ना दे। रोकना चाहूंगा आपको मौका दिया था सर, आपको मैंने ये मौका दिया था कि आप जवाब देते, लेकिन फिर वही रेटोरिक। यहां पर आपको बता दूं कि भारत में वोट प्रतिशत से सीट नहीं मिलती। 1998 और 99 में बीजेपी का वोट प्रतिशत कांग्रेस से कम था, लेकिन तब सरकार बीजेपी की बनी क्योंकि बीजेपी में वोट सीटें ज्यादा आई थी। सीट ज्यादा होती है तो सरकार बनती है सर, वोट प्रतिशत से नहीं। नंबर 1। दूसरी बात, अनंत विजय जी, क्या अब बीजेपी का कद इतना ज्यादा हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है कि जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं कोई उनसे अकेले नहीं जीत सकता और ऐसे में उनके पास एक साथ आने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है? केंद्रीय राजनीति के अलावा राज्यों का भी अब यही हाल होने जा रहा है। देखिए चंदन जी, विकल्प नहीं बचा है ऐसा कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि विकल्प तो उनके सामने बहुत है। विकल्प तो यह भी है कि मेहनत करें और चुनाव लड़ें। विकल्प तो यह भी है कि नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव लड़ने के लिए अपनी कोई सकारात्मक कार्य योजना के साथ जनता के समक्ष जाएं, लेकिन इन विकल्पों पर उनका ध्यान नहीं है। और अगर आप जो कह रहे हैं वो तो फिर वो योगी आदित्यनाथ जी के बताए रास्ते पर चलने को आप उनको कह रहे हैं कि पटोगे तो कटोगे या एक हो तो सेफ हो।
तो अब इस पर विपक्ष को जाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है मुझे लगता है, क्योंकि वहां महत्वाकांक्षाओं की बहुत बड़ी टकराहट है। आपने देखा है गठबंधन के नाम पर जो जमावड़ा हुआ था, उसकी कुल जमा, जिसको INDIA गठबंधन कहा गया, कुल जमा चंदन जी उसकी 2.25 बैठक भी नहीं हो पाई किसी में किसी की। और जिन्होंने कॉन्सेप्चुअलाइज किया था अनंत जी, जिन्होंने कॉन्सेप्चुअलाइज किया था नीतीश कुमार, वो खुद इतने खिन्न हुए कि वो NDA के साथ जाकर के जुड़ गए। इन सब के बीच शुभांकर भट्टाचार्य जी, ये कैसा गठबंधन होगा कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में तो रहेंगी लेकिन एक भी सीट अपने सहयोगियों को नहीं देंगी? ये कैसा गठबंधन होगा जहां जो क्षेत्रीय दल हैं वो राज्यों में आपस में लड़ते रहेंगे और फिर कहेंगे कि नहीं, सारी जिम्मेदारी कांग्रेस की है? चंदन जी, मैं सुबह से मैं यहाँ पे 2 बार ही आ चुका हूँ, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ अहम है उस पर पहले बात करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे जानते हैं इस चुनाव से 2 चीज़ों की बहुत खुशी है। पहली खुशी इस बात की है, मैं सबसे पहले तो LG साहब को भी मैं मुझे उनकी तरफ से बड़ी खुशी है कि कम से कम अब वो संडे और सैटरडे की छुट्टी ले पाएंगे। ये सुबह सुबह उठ के ही जो है डबल इंजन को छोड़ के सिंगल इंजन के पीछे पड़ जाना, अब कुछ दिन के लिए ये थोड़ा सा आराम मिलेगा। चुनावी वाली चीजें थी, इस पे मुद्दे पर आ जाते हैं। अब देखिए, किसी के लिए अच्छा हो सकता है तो इसमें आपको क्यों बुरा लग रहा है मुझे नहीं पता। फिलहाल अब जहां तक बात ये आती है कि कांग्रेस को अकोमोडेट करना, देखिए कांग्रेस भी कोई वो बिल्कुल बच्चे नहीं हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि उनके साथ जो पार्टियां हैं वो सब अपनी अपनी जगहों में अपने अपने प्रदेश में बहुत मजबूत हैं, जो कि भाजपा के साथ ऐसा नहीं था। यहाँ पे जो पार्टियां थीं उनका अपने अपने प्रदेश में उनकी सरकारें थी। अब बात ये आती है कि जब वहां पे जब सरकारों के साथ जब आप गठबंधन करने की कोशिश करते हैं उसमें, तब आप क्या कर रहे हैं? और वो हम लोग क्षेत्रीय पार्टियां कि नहीं, सजेस्ट आप क्या कर रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं कुछ नहीं देंगी, जो सारी कुर्बानी देनी है कांग्रेस को देनी है, यही सजेशन दे रहे हैं आप? देखिए, ममता बनर्जी जो है कोई सीट नहीं देंगी। आप मुझे ये बताइए, अगर यहाँ पे 5 से 10 सीट भी अगर मैं कहता हूँ कांग्रेस के लिए, अगर इसमें 5 सीटों की भी बात आती है तो यहाँ पे दिल्ली में आप मुझे बताइए ना, एक भी सीट तो नहीं निकाला। किस सीट की बात कर? प्रदीप भंडारी जवाब दीजिए। प्रदीप भंडारी जवाब दीजिए। आपके पैनल पे स्पष्ट हो चुका है कि सबके सब लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन है। TMC एक सीट लेफ्ट को नहीं दे सकती बंगाल के अंदर। कांग्रेस पार्टी को पता है कि समाजवादी पार्टी के तुष्टीकरण के वोट उसको उत्तर प्रदेश में चाहिए। वहीं दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वहीं RJD की जो बुनियाद रची गई थी वो कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध रची गई थी और कांग्रेस और RJD विरुद्ध लड़ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर है, अरे क्यों डिफेंड कर रहे हो? TMC के प्रवक्ता है क्या आप? TMC के प्रवक्ता है? अरे मैं समझ नहीं, मेरे को लगा चंदन जी आपने एक पॉलिटिकल एनालिस्ट को बुलाया। ये तो ऑफिशियल ममता बनर्जी के प्रवक्ता लग रहा है। मेरा निवेदन है कि अगर ये ऑफिशियल ममता बनर्जी के प्रवक्ता है तो मैं इनका जवाब दे दूं। मैं तो यहाँ तो प्रवक्ताओं के बीच में देख रहा हूं कि आप कह रहा हूं, आपने जो पॉइंट रखा है प्रदीप जी का जवाब उससे ले लेते हैं। अगर ये TMC के मेरे मित्र प्रवक्ता है तो मैं TMC के मित्र प्रवक्ता को जवाब देता हूं। शुभंकर जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ममता बनर्जी कितनी सीट लेफ्ट को दे सकती है? इस बात से तो साबित हो गया प्रवक्ता शुभंकर जी, ममता बनर्जी कितनी सीटें लेफ्ट को दे सकती है? ये बताइए TMC को कितनी, कांग्रेस छोड़ी, TMC कितनी सीट लेफ्ट को देगी? मजबूरी होती हो, TMC कितनी सीट लेफ्ट को बंगाल में देगी? TMC कितनी सीट लेफ्ट को बंगाल में देगी? कांग्रेस को छोड़िए, तो परजीवी पार्टी है। आप TMC का पक्ष रख रहे, TMC कितनी सीट कांग्रेस को लेफ्ट को देगी? लेफ्ट को कितनी देगी? अरे बताइए, आप खुद ही एनालिस्ट के रूप में नहीं बता पा रहे, आप क्या होगा? ये बताओ मैं अपने JDU के साथ, अरे JDU हमारे साथ में है, घबराइए मत, वापस से इंडिया की सरकार बनेगी। आज मैं कहना चाह रहा हूँ चंदन जी, आपके शो पे नरेंद्र भारद्वाज जी की नौकरी खतरे में है और नरेंद्र भारद्वाज जी की नौकरी खतरे में है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की नौकरी खतरे में, क्योंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट आज TMC के प्रवक्ता के रूप में ज्यादा अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। बता दो लेफ्ट को कितनी सीट दोगे? ममता बनर्जी को कॉल करके पूछिए, लेफ्ट को कितनी सीट? ममता बनर्जी को कॉल करके पूछिए ना लेफ्ट को कितनी सीट? यहाँ पर फराज किदवई साहब, जिस तरह से महाराष्ट्र में कांग्रेस तीसरे नंबर की जो है सहयोगी रह गई है, जिस तरह से RJD के साथ वहां पर गठबंधन में जरूर है लेकिन जूनियर पार्टनर है, जिस तरह से झारखंड में जूनियर पार्टनर है, क्या जो क्षेत्रीय पार्टियां चाहती हैं कि कांग्रेस यही भूमिका दिल्ली जैसे राज्यों में भी स्वीकार कर ले कि जूनियर पार्टनर बन जाए? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस भी अच्छे से चुनाव लड़े और इंडिया गठबंधन का एक इन्हें तो कांग्रेस को लात मार दी थी बायपोल में। चंदन जी बात सुन लेते हैं उसके बाद। नहीं, ये भी मुझे इंटरप्ट कर रहे थे ना, इनके साथी प्रवक्ता TMC के शुभंकर जी भी इंटरप्ट कर रहे थे। अच्छा, मतलब आपने मान लिया कि TMC के प्रवक्ता है? नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि प्लीज बॉटम एस्टन चेंज कर दिया जाए इनके, क्योंकि जितने विपक्ष के प्रवक्ता इंटरप्ट नहीं कर रहे, बॉटम एस्टन का चेंज कर दिया जाए। शुभंकर जी तृणमूल कांग्रेस प्रवक्ता
नागरिकता लिख दिया जाए तो बात सही बुरा नहीं लगा था। नहीं ठीक है, फराज जी पर इन्होंने बताइए ना कांग्रेस को कितनी सीट बाईपोल में दी थी। ठीक है, फराज जी अपनी बात आप पूरी करें सर। अरे पहले इनको चुप तो कराइए भाई। जी जी आप अपनी बात पूरी करें सर। अरे मिल्कीपुर में जमानत जब्त हो गई ना, 60,000 वोट से मिल्कीपुर में हारे ना, बोलो जय श्री राम। ठीक है फराज जी बात अपनी पूरी करें सर। हो गया इनका, हो गया इनका। उसी फैजाबाद में लोकसभा में अयोध्या नाम है, अयोध्या दुनिया ने देखा, और उसी फैजाबाद नहीं अयोध्या, और उसी मुल्कीपुर में जमानत जब्त हो गई। 60,000 वोट से आपकी समाजवादी पार्टी जो अयोध्या में चिढ़ाने का काम कर रही थी सनातनी को, 60,000 वोट से अयोध्या ने आपको हराया है। 60,000 वोट से आपके तुष्टीकरण को बाईपोल में 2 सीट दी, 2 7 हम जीते। माफी मांगनी चाहिए, आपका घमंड चूर चूर हो चुका है, आपका सनातन को बांटने की पूरी प्रक्रिया चूर चूर हो चुकी है। अरे आप तो भाई आज भी विपक्ष में, और देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता के घमंड को वापस से विपक्ष में बैठाएगी। अरे लोग जरा से थोड़ा सा पेशेंट ठीक है फराज की तो अपनी बात पूरी करें सर, उसके बाद फिर मैं अनंत विजय जी के पास जाऊंगा। और चंदन जी क्या बोल रहे थे, प्रदीप भंडारी क्या बोल रहे थे, हमने फेक नैरेटिव चलाया। सर मेरी बात का जवाब दे दीजिए ना विवेक, फराज जी मेरी बात का जवाब दे दीजिए कि क्या जो क्षेत्रीय पार्टियां चाहती हैं कि कांग्रेस जूनियर पार्टनर की भूमिका स्वीकार करके संतुष्ट हो जाए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्षेत्रीय पार्टियां और खासकर समाजवादी पार्टी चाहती है कि वो पार्टी जिसने जो ईडी का इस्तेमाल करके, जो इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को बंधक बना रही है, जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव यही आरोप जो है यूपीए सरकार पर लगाते थे सर, उसको हटाएं। फराज साहब सुनिए, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जो है वो आरोप लगाया करते थे। मैं तो सिर्फ याद दिला रहा हूं, आप ही की पार्टी के सबसे बड़े नेता थे वो। चंदन जी आपने सिर्फ एक याद दिलाई है, इमरजेंसी का भी विरोध हमने किया था जी, लेकिन जो कांग्रेस ने किया उसकी सजा उसको मिल चुकी है। लेकिन अब जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि क्या जूनियर पार्टनर की भूमिका कांग्रेस स्वीकार करे या नहीं करे? कितनी सीटें देंगे अगर विधानसभा चुनाव में 7 लड़ते हैं तो कितनी सीटें देंगे समाजवादी पार्टी? चंदन जी जब अलायंस होता है ना तो कोई जूनियर और सीनियर पार्टनर नहीं होता है। हमारे गोल और ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का, अच्छा फिर बीएसपी को भी साथ क्यों नहीं ले आते सर? लेकिन मुझे बीजेपी को हराने के लिए तो वो भी चाहिए होगी आपको, सबको साथ ले आइए, जनता पार्टी जैसा एक जो है वो गठबंधन बना लीजिए। मैं तो कह रहा हूं अनुप्रिया पटेल भी साथ आए, संजय निषाद भी साथ आए, ठीक है आए साथ, कौन रोके? लेकिन डिसाइड ये करना है कि आपको फिलहाल सत्ता के साथ। अर्शप्रीत सहमत है समाजवादी पार्टी की ओर से जो कहा जा रहा है? देखिए ऐसा है, पहले तो मैं एक चीज यहाँ पे स्पष्ट कर दूं, सुन लीजिए, एक चीज मैं यहाँ पे स्पष्ट कर दूं कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है ना, बड़ी बड़ी टिप्पणियां कर रहे हैं, इनका खुद का नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस है, तो ना कभी मुलाकात करता है, ना कभी एलायंस से पूछता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ थोपता है। तो उनसे तो हमें लेक्चर चाहिए नहीं भाई साहब। लोकतंत्र का कत्ल कर करके आपने सरकारें बनाई हैं, ऑपरेशन लोटस किए हैं, एजेंसीज का दुरुपयोग किया है, पॉलिटिकल वेंडेटा किया है, लोकतंत्र को अंडरमाइन किया है, पता है हमें। लेकिन इस चीज का जवाब दीजिए, जो गुटबाजी शुरू हो गई है प्रवेश वर्मा जी में, भैया थोड़ा तो पढ़ के आपको मैं पूरा 1 मिनट दूंगा, अभी आपको एक पूरा 1 मिनट दूंगा, लगातार इंटरप्ट करूंगा, ठीक है? अर्शदीप अपनी बात पूरी करें आप। एक टग ऑफ वॉर शुरू हो गया भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली यूनिट में। एक साइड से प्रवेश वर्मा जी खींच रहे हैं, एक साइड से मनजिंदर सरसा साहब खींच रहे हैं रस्सी को, एक साइड से स्मृति ईरानी जी खींच रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो कंफ्यूज है एक दूसरे पे। अब अर्शप्रीत जी यहाँ बात ये हो रही है कि बीजेपी से मुकाबले के लिए क्या सभी पार्टियों को एक साथ आ जाना चाहिए? गुट बनने शुरू हो गए हैं। वो तो चलिए उनकी समस्या है, उनकी आंतरिक समस्या है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। मनोज तिवारी जी का जब जरूरत पड़ेगी तो हम चर्चा करेंगे। अर्शप्रीत साहब मेरा सवाल सिंपल ये है कि क्या सभी विपक्षी दलों को एक साथ आ जाना चाहिए? इस बात से स्वीकार है कांग्रेस को? अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी ना लड़ी होती अलग होकर के, तो आप लोग जो है ज्यादा सीटें ले आए होते। अब देखिए मैं उसका जवाब देता हूं। पहले तो आपने कहा कि इकट्ठा होना चाहिए कि नहीं। जब देश को, देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को बचाने की बात थी तो इंडिया अलायंस बना, जो 2 पार्टीज का अलायंस नहीं, 28 पार्टीज का अलायंस है। दूसरी बात यह है कि अब जो मुद्दा है ना, मुद्दे पे जरा फोकस करें।
कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स एक दूसरे पे अर्शप्रीत जी, हम मुद्दे से भटक जाएंगे। अर्शप्रीत जी, हम मुद्दे से भटक जाएंगे। ठीक है, तमाम आरोप जो लगे हैं इस पर 1 मिनट में नॉन स्टॉप आपको दूंगा। प्रदीप भंडारी सर, तो ये जो लड़ाई है, हम मुद्दे से नहीं भटक सकते, हमारे पास समय की कमी है। प्रदीप भंडारी जी को 1 मिनट का समय दीजिए नॉन स्टॉप। आज के शो पे मेरे मित्र अर्शदीप कांग्रेस के प्रवक्ता कम और भारतीय जनता पार्टी के रिपोर्टर ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि इनको भारतीय जनता पार्टी के बारे में बड़ा ज्यादा इनसाइड स्कूप पड़ता है। पहले इनकी झूठी न्यूज एक्सपोज करना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि एनडीए नहीं मिला है। ये रहा भैया 24 दिसंबर 2024 को एनडीए की घटक दल की बैठक हुई है। जरा बता दो, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और अरविंद केजरीवाल साथ में कब फोटो खिंचवाई थी दिल्ली चुनाव में? नहीं बता पाओगे। 0 आए दिल्ली चुनाव में कांग्रेस पार्टी के, पिछले दिल्ली चुनाव में 0 आए, इसके पहले दिल्ली चुनाव में 0 आए। राहुल गांधी 80 से ज्यादा चुनाव देश की जनता के सामने हार चुके हैं। जॉर्ज सोरोस के एजेंट को देश की जनता ने कितनी बार बोला, पर तब भी नहीं सीखे। बड़ी बात यह है कि ये सब के सब लोग नेगेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, हम डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीब को ऊपर उठाने की बात करते हैं, पर ये लोग गरीब को गरीब रखने की बात करते हैं। और ये बात कर रहे थे मुलायम सिंह यादव का ये रहा कथनी 2013 में कि मैंने उत्तर प्रदेश की सरकार को बचाया और कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर सीबीआई डाल दी। ये होता है सीबीआई डालना। प्रदीप जी हमारे साथ घरेंद्र जी है। घरेंद्र जी, क्या आगे कांग्रेस के साथ जुड़ने की कवायद कोई कोशिश आपकी ओर से की जाएगी? जल्दी से जवाब दीजिए सर, संक्षेप में। देखिए प्रदीप जी, हेलो जी बोलिए सर। चंदन जी, सॉरी चंदन जी, देखिए चंदन जी, हम अपना काम जारी रखेंगे। हमने दिल्ली के लोगों से कमिटमेंट करी है, दिल्ली के लोगों की सेवा का हमारा एक संकल्प है। हम विपक्ष में बैठ के ठीक है, विपक्ष में बैठेंगे। एक लास्ट कमेंट बस, बिल्कुल 20 सेकंड का। अनंत विजय जी, क्या मोदी सरकार, बीजेपी सरकार वैसे ही हो चुकी है जैसे कभी इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी? उसी इस लेवल पे पहुंच चुकी है जो विपक्ष बिना बैसाखी के उनसे नहीं लड़ सकता? लास्ट कमेंट सर, क्लोजिंग। देखिए चंदन जी, इंदिरा गांधी को जो भी हैसियत या जो भी मिला था वो उनको विरासत में मिला था, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी चीज अर्जित किया है अपने पुरुषार्थ से और अपने मेहनत से अर्जित किया, इसलिए दोनों की तुलना उचित नहीं है। ठीक है, कहने वाले तो यहाँ भी हम सिर्फ माइट की बात कर रहे थे, जो सामर्थ्य है उसकी बात कर रहे थे सर। और हमारे साथ बहस में अब हमारे पास समय की बस कमी थी। फिलहाल ताल ठोके में इतना ही। सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब खबरों का सिलसिला जी न्यूज पर लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।